गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ क्लास 12th में आपका स्वागत है। देखिए, अपन सारणिक के बारे में पढ़ रहे थे। सारणिक के गुणधर्म पढ़ रहे थे। सारणिक के जो गुणधर्म हैं उनमें अपन 7 नियमों का अध्ययन कर चुके। 8वां जो आपका जो नियम है, 8वां नियम है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति, किसी एक पंक्ति, एक जगह किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो वह सारणिक का मान, उस सारणिक का मान शून्य होगा। अपना जो 8वां जो नियम है, यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ, किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ का मान यदि शून्य हो जाए, उसके सभी अवयवों का मान शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है, शून्य होगा। उस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो शून्य प्राप्त होगा। आप कोई भी उदाहरण अपने तरफ से संख्या लिख करके भी ले सकते हैं, चाहे ABCD के अक्षर लिख करके ले सकते हैं, या किसी भी प्रकार का आप उदाहरण बना करके ले सकते हैं। उसमें आप देखिए, समझने की दृष्टि से अपन सिंपल उदाहरण ले रहे हैं कि यहाँ पर 0 0 0, मान लीजिए इस स्तंभ के तीनों अवयव हैं जो शून्य हैं सारणिक के, तो A B, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया, इसको E और इसको F। आप कोई भी सारणिक अपने मन से ले सकते हैं, संख्या का लीजिए, चाहे ABCD का अक्षर लीजिए। ABCD के अक्षरों से क्या होता है, समझने में आसानी रहती है। इस तरीके से ABCD की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, किसी भी प्रकार के बहुपद हो सकते हैं, कुछ भी हो, अपन तरीके से करेंगे हल। देखिए, इसमें अपन स्तंभ 1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। सारणिक का स्तंभ 1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखो क्या आएगा, डेल का मान 0, यहां पर C D E और F -0 के बाद में क्या है, A B E और F +0, क्या आएगा, इसको लेंगे तो याद आएंगे A B C और D। आप यहां पर किसी भी उपसारणी, आपको पता है कि जब स्तंभ 1 के अनुसार प्रसार करेंगे तो 0 लेंगे, ये पहला अवयव है, यहां पर प्लस का चिन्ह लेते हैं, प्लस वाली संख्या आती है, प्लस का चिन्ह लिया, इस वाली पंक्ति को छोड़ देंगे, इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, तो ये उपसारणिक बचा, उसको यहां लिखेंगे और इस अवयव को यहां पर लिखते हैं। इस वाले यहां माइनस चिन्ह क्यों आया, क्योंकि यहां अपना सेकंड स्थान है। इसका चिन्हों का क्रम आपको पता है कि प्लस से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से एकांतर क्रम में प्लस और एकांतर क्रम में माइनस चलता है। आपको प्लस के चिन्ह से, चाहे 2 कोटि का हो चाहे 3 कोटि का हो सारणिक, आपको हमेशा प्लस चिन्ह से शुरुआत कीजिए। एकांतर क्रम में प्लस के पास में जो चिन्ह आएगा वो माइनस का ही प्राप्त होगा, इधर भी और इधर। ठीक है, तो आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि आप इस स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। पहले भी आप मान निकाल चुके कई बार। अब यहां पर देख लीजिए कि इस सारणिक का मान, इसका जो द्विकोटि की सारणिक है, ये इसका जो अपन क्रॉस गुणा करके जो भी मान ज्ञात करेंगे, कुछ भी मान आए आपका, उसको आप 0 से गुणा करोगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे यहां पर इस सारणिक का मान चाहे कुछ भी आए, AF
BEI, आप उसको अंतिम में किससे गुणा करना पड़ेगा, लास्ट में शून्य से गुणा करना पड़ेगा, तो उसका मान भी शून्य हो जाएगा। इसका मान भी आप इसमें कुछ भी मान प्राप्त हो AD माइनस BC, तो आप इसमें अंत में किससे गुणा करना पड़ेगा, 0 से गुणा करना पड़ेगा, और 0 से गुणा करोगे तो उसका मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 0 माइनस 0 प्लस 0, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपको देखिए मान क्या प्राप्त हुआ, सारणी का शून्य प्राप्त हुआ है। तो आप जब सवाल अपन हल करेंगे तो उसमें अपना ये लक्ष्य रहेगा कि कैसे, जैसे सिचुएशन के हिसाब से कि या तो अपने नियमों का उपयोग, सारणी के नियमों का उपयोग हो, नियमों का उपयोग होते तुरंत सारणी का हो जाएगा, वहां पर तुरंत अपना मान प्राप्त होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट जो नियम है अपना 8वां नियम हो गया, 9वां नियम चलेगा। 9वां नियम आपको मैंने आव्यूह में पढ़ाया था, त्रिभुजाकार आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार। वो त्रिभुजाकार आव्यूह में कोई भी त्रिभुजाकार आव्यूह है, 9वां नियम अपन पढ़ेंगे। नवा नियम क्या है कि त्रिभुजाकार आव्यूह में आप त्रिभुजाकार कोई भी आव्यूह है उसका जो मुख्य विकर्ण होता है उनके गुणनफल के बराबर सारणी का क्या होता है, मान। सीधी सी भाषा में यह है कि कोई भी त्रिभुजाकार सारणी है, ठीक है, त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित जो सारणी आएगी उस सारणी का अपन मान ज्ञात करेंगे, तो उसका जो मान प्राप्त होगा वो उसके मुख्य विकर्ण के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। ये लिखेंगे कि त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणी, त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणी का मान उस सारणी के मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के समान प्राप्त होगा। समान प्राप्त होगा। त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणी का मान उस सारणी के मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के समान प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए कि कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें सारणी त्रिभुजाकार आव्यूह हो, उससे संबंधित सारणी। मान लीजिए कि कोई आव्यूह है, अब उससे संबंधित सारणी के लिए त्रिभुजाकार कोई भी आव्यूह हो सकता है, ए बी सी, यहां पर 0, इसको मान लीजिए डी लिख लें, ई लिख लें, 0 0 और ये मान लीजिए एफ। ये कोई आव्यूह है जो त्रिभुजाकार आव्यूह है। आपको पता है कि ये इसका मुख्य विकर्ण कहलाता है। ये आव्यूह लिया अपन, ये क्या है, मुख्य विकर्ण। ठीक है, अब आप इससे संबंधित जो सारणी है, आप अवयव कुछ भी ले सकते हैं, अपने दिमाग से कुछ भी अवयव ले सकते हैं। आप चाहे संख्या लेंगे तो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होगा, आप वैसे लेंगे तो इस तरीके से प्राप्त होगा, आप एबीसीडी अक्षर लेते हैं एबीसीडी के अनुसार प्राप्त होगा। तो आपका जो मान है वो उसी तरीके से आएगा। देखिए अपना नियम के अनुसार कि कोई भी त्रिभुजाकार आव्यूह है, ये त्रिभुजाकार आव्यूह है क्योंकि इसके मुख्य जो विकर्ण के ऊपर के अवयव क्या है, शून्य है, सभी अवयव शून्य हो तो त्रिभुजाकार आव्यूह होता है।
इसके नीचे ऊपर होता है तो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, और इसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी आव्यूह होते हैं तो निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाएगा, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाएगा। अब इस आव्यूह से संबंधित सारणिक की बात कर रहे हैं, तो सारणिक के नियम पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा देखिए, सारणिक इससे संबंधित सारणिक अपनाएगा A B C 0 D E 0 0 और F। इसमें अपन किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। मान लीजिए आप प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हो, जो कि सरलतम पड़ेगा क्योंकि ये दोनों पर क्या है 0 है, तो आप प्रथम पंक्ति के अनुसार तृतीय स्तंभ के अनुसार आप प्रसार कर सकते हैं। देखिए आपकी जो भी इच्छा हो किसी भी तो स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं और किसी भी पंक्ति के सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि प्रथम पंक्ति की सारणिक का प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर तो देखिए प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार अपन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डेल बराबर सारणिक का मान a, यहां पर a को लिया है अपन ने तो ये आएंगे मान, तो क्या लिखेंगे d e 0 माइनस, क्योंकि ये प्लस का तो यह चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो चिन्ह का इस्तेमाल करें, अपन को पता है चिन्हों के बारे में पढ़ चुके तो 0 लेंगे। अब यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बचे हुए कौन कौन से अवयव उनको लेना है, तो B C 0 और F प्लस यहाँ पर ये वाला अवयव लेंगे 0, तो क्या आएगा देखिए, इसको लेंगे प्लस का चिन्ह आएगा तो ये वाले अवयव आ जाएंगे B C D और E। देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो DF माइनस 0 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से किसी भी अवयव को गुणा करते हैं तो 0 प्राप्त होता है, 0 को यहाँ गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। आपको पता है कि इसका मान चाहे कुछ भी आए लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है 0, तो 0 से गुणा करने पर उसका मान क्या आएगा 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर भी ऐसे ही है, चाहे इसका मान 0 है, यहाँ पर कुछ भी मान प्राप्त हो पर वो लास्ट में गुणा किससे हो रहा है 0 से गुणा हो रहा है, तो 0 से गुणा होगा तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा ADF, ये आपके सारणिक का मान प्राप्त हुआ। तो आपको मैंने ये नियम दिखाया है, वो ये नियम है इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। यदि कोई भी त्रिभुजाकार अवयव है और उसमें अपन हल कर रहे हैं कि जो मुख्य विकर्ण के गुणनफल त्रिभुजाकार अवयव है तो उसके मुख्य विकर्ण के गुणनफल के अवयव के गुणनफल क्या होता है समान मान, सारणिक का मान उस सारणिक के मुख्य विकर्ण के गुणनफल के क्या प्राप्त होता है समान प्राप्त होता है। तो आपने ये उदाहरण लिया, इस उदाहरण में अपन ने यहाँ पर प्रसार करके हल किया, हल करने पर प्राप्त हुआ कि यहाँ पर तो ADF, तो आप ADF देखिए कि मुख्य विकर्ण है कि नहीं है, ADF इनके गुणनफल तो एक गुणामी है, गुणा का चिन्ह है चाहे नहीं है लेकिन किसमें होते हैं ये गुणामी ही होते हैं। अगला नेक्स्ट नियम पढ़ेंगे अपन, और आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट नियम है, अंतिम नियम है 10वां इसका, देखिए कि यदि किसी सारणिक में x के बहुपद हो और x के स्थान पर a रखने पर सारणिक का मान क्या प्राप्त होता हो 0 प्राप्त होता हो, तो ऐसे सारणिक का मान एक गुणनखंड होता है, जो x माइनस a है वो एक उसका गुणनखंड होता है। यह आपका 10वां नियम है। देखिए क्या है इसको समझिए कि यदि किसी सारणिक
जिसमें x का बहुपद हो, x के बहुपद हो और x के स्थान पर a रखने पर x के स्थान पर a रखने पर सारणिक का मान शून्य होता हो तो x माइनस a उस सारणिक का एक गुणनखंड होगा, उस सारणिक के मान का एक गुणनखंड है। x माइनस a सारणिक के मान का एक गुणनखंड होगा। सारणी के मान का एक क्या होगा, सारणी के मान का एक गुणनखंड होगा। ये आप इसका गुणनखंड का मान प्राप्त होगा। तो देखिए आप कोई भी एग्जांपल लीजिए इस तरीके का, तो आप सारणी ले रहे हैं जिसमें 1x और x स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर, वो कह रहा है कि आप x की जगह a लिख लीजिए। x की जगह a लिखने पर ये भी ये हो जाएगा, तो दोनों पंक्तियां समान हो जाएंगी। सारणी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। 1b और b स्क्वायर इस तरीके का आपके सारणिक है। अब इस सारणिक में आप x की जगह पर a रखेंगे। बताओ यहाँ पर a रखोगे तो यहाँ भी a हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों पंक्ति समान हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में फिर सारणिक का मान क्या हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि इसका सारणिक के गुणनखंड होंगे a माइनस x माइनस a और x माइनस b सारणिक के क्या प्राप्त होंगे, गुणनखंड प्राप्त होंगे, ये कह रहा है। तो सारणिक के दो गुणनखंड हैं। ऐसी स्थिति में देखें यहाँ x बराबर a व x बराबर b रखने पर सारणिक का मान शून्य होगा। अतः तब x माइनस a और x माइनस b सारणिक के मान के गुणनखंड होंगे। अब देखिए इसको अपन को हल करके कि इसके जो गुणनखंड आएंगे, सारणिक के जो मान के जो गुणनखंड आएंगे वो ये प्राप्त होंगे। ये आपको सिद्ध करना है। ये अपने नियम के अनुसार लिखा है। ये भी किसी सारणी में x का बहुपद हो तथा x के स्थान पर a रखें। यहाँ पर x के स्थान पर a रखोगे तब भी, और x के स्थान पर b रखोगे तब भी सारणी का मान शून्य प्राप्त होगा। 3 कोटि का लिया है अपन ने सारणी, तो यहाँ पर शून्य प्राप्त होता है। तो x माइनस a, तो x माइनस a है, उसी प्रकार से x माइनस b है, क्योंकि 3 कोटि का है तो 3 तरीके का अवयव हमने लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों इसके शून्य गुणनखंड होंगे। ऐसी स्थिति में आप अब इसका मान याद करें तो ऐसे वही प्रयास अपना रहेगा कि कम से कम इसमें शून्य प्राप्त हो जाए। तो शून्य प्राप्त कैसे होंगे, तो आपको पता है कि सारणिक यहाँ पर परिवर्तन कर रहे हैं। क्या परिवर्तन कर रहे हैं कि आप यहां से कि इनमें किसी का भी मान शून्य हो जाए। तो आपको पता है यहाँ पर ये 1 है, अगर 1 में से 1 घटे
जीरो आ जाएगा। तो आप पंक्ति के स्थान पर तो यहाँ पर परिवर्तन कर रहे हैं, क्या परिवर्तन कर रहे हैं, R2 के स्थान पर, R2 के स्थान पर क्या कर रहे हैं, R2 माइनस R1, R2 के स्थान पर क्या कर रहे हैं, R2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, R2 में से R1 को बचा करके लिखना है। दूसरा परिवर्तन क्या कर रहे हैं, R3 के स्थान पर क्या परिवर्तन कर रहे हैं, R3 के स्थान पर R3 माइनस R1, जिससे क्या है कि यहाँ पर ये दोनों स्थान पर शून्य आ जाएगा। प्रथम स्तंभ के सापेक्ष क्या कर देंगे, प्रसार। अपना यही रहेगा रूल्स, कैसे जैसे मतलब कि सारणिक में मान शून्य प्राप्त हो तो उससे अपन प्रसार करने में सुविधा रहेगी, सवाल हल करने में सुविधा रहेगी। तो इसलिए अपन इसमें परिवर्तन करते हैं, इस प्रकार से परिवर्तन करो इसके मान क्या आ जाए, शून्य प्राप्त। तो देखिए यहाँ पर क्या मान आएंगे, देखो पहला सारणिक की जगह अपन को कोई परिवर्तन नहीं करना, R2 की जगह परिवर्तन है और R3 की जगह परिवर्तन है, बताओ सही बात है कि नहीं। R1 तो ऐसे कैसे लिखना है, 1x और x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर परिवर्तन करना, R2 में से R1 घटाना है, इसमें से एक को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, एक में से घटाओगे 0, a में से x घटाओगे तो a माइनस x, ठीक है। यहाँ से इसमें से इसको घटाइए तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए R3 की जगह परिवर्तन करना है, R3 के स्थान पर परिवर्तन करना है, क्या परिवर्तन करना है, R3 में से R1 को घटाना है, R3 में से किसको घटाना है, R1 को। R3 एक में से एक घटाएंगे क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो b माइनस एक्स और यहाँ पर क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से अपन हल करेंगे। अब इसमें अपन प्रसार कर देंगे, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष क्या करेंगे, सारणिक का प्रसार और उससे मान प्राप्त कर लेंगे। देखिए यहाँ पर नियम पढ़ रहे हैं, 10वां नियम है, अंतिम नियम था इस सारणी को हल करने का। इनमें परिवर्तन करते हैं आपस में और सारणी का मान ज्ञात करने में। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रथम स्तंभ, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कीजिए तो क्या आएगा, देखिए डेल बराबर, तो यहाँ पर 1 है, इसके गुणा में क्या आएगा, ये मान आ जाएंगे। तो a माइनस एक्स, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, b माइनस एक्स और b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0, ये 0 आ जाएगा। इसको छोड़ने के बाद क्या बच रहा है, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर b माइनस एक्स b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स a माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर इसको देखिए, यहां पर इसको हल करें थोड़ा सा, a माइनस एक्स b माइनस एक्स a स्क्वायर, अब इसको खोलते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सरसमीका से तो क्या आएगा, a प्लस b, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ठीक है। इसको भी बोलेंगे b प्लस एक्स और b माइनस एक्स। इसमें यहां पर देखिए कि इसका मान चाहे कुछ भी प्राप्त हुआ,
लेकिन बाहर क्या है, शून्य, इसलिए अपन शून्य में प्राप्त करते हैं क्योंकि प्रसार करने में मान ज्ञात करें तो सुविधा रहती है। इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर इसका मान चाहे कुछ भी प्राप्त हो, भार गुणा में क्या है, शून्य है, इसलिए इसका मान भी शून्य प्राप्त हो जाएगा। आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ 1 है, 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ प्रथम पंक्ति में से तो x माइनस a कॉमन आ जाएगा और तीसरी पंक्ति में से b माइनस x कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस x और b माइनस x ये कॉमन आ गए। यहाँ क्या बच रहा है भाई, a प्लस x और b प्लस x, ये शेष बच रहा है। आप यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मान आ रहा है, उसे देखिए, a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, इसका प्रसार करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक से गुणा इसको करोगे तो b प्लस एक्स ही प्राप्त होगा। मतलब सही बात है कि नहीं है कि आप एक को इससे गुणा करेंगे, एक से किसी भी संख्या को गुणा करें वो संख्या स्वयं योगी प्राप्त होती है, माइनस का चिन्ह, लेकिन यहाँ पर कोष्टक का इस्तेमाल करना क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह आ रहा है। एक को अब इससे गुणा करेंगे, एक को इससे गुणा करेंगे तो ये ऐसे कैसे आ जाएगी, पर बाहर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि घटाना है, क्योंकि घटाना है। देखिए इसको हल करें, x यह है a माइनस एक्स b माइनस एक्स, यहाँ पर b प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, बाहर कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है तो ये दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, x से x कट जाएगा, एक बाहर इसका चिन्ह है माइनस का तो ये दोनों ही किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो आपका प्राप्त हो रहा है यहाँ पर a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, और यहाँ प्राप्त हो गया b माइनस a। आप यहाँ पर माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दे, सभी को ऋणात्मक चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका जो मान है, या फिर आप इनमें से दोनों में से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, क्योंकि आपका जो प्राप्त होगा माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे इससे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस a और x माइनस b, यहाँ से भी माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, देखो थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया और यहाँ से भी माइनस चिन्ह क्या ले लिया, कॉमन। अब ये ऐसे कैसे है, b माइनस, यहाँ पर माइनस चिन्ह और माइनस चिन्ह कॉमन होकर के क्या हो जाएंगे, गुणा तो प्लस के बदल जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, x माइनस a x माइनस b, तो और एक आया है b माइनस। तो आपका सिद्ध हो गया कि एक जो गुणनखंड है जिसको मान रखने पर इसका मान शून्य होता है, उस गुणनखंड में इस तरीके का होता है कि x माइनस a और x माइनस b इसके गुणनखंड होंगे, ये भी गुणनखंड में आपके प्राप्त होंगे। सारणी का जो मान आएगा उसमें ये मान भी प्राप्त होंगे। x की जगह a रखने पर 0 हो रहा है सारणी का मान, और x की जगह b रखने पर 0 हो रहा है, ऐसी स्थिति में सारणी के ये दोनों गुणनखंड प्राप्त होंगे और ये आपके जो सारणी का मान आ रहा है। तो सारणी के जो मानों में जो गुणनखंड आएंगे x माइनस a और x माइनस b दोनों प्राप्त होंगे। आपके ये सारणी के गुणधर्म पूरे भी। इसके अलावा अपन जब पढ़ेंगे तो ये प्रारंभिक संक्रियाएं हैं, ये जो अपन ने नियम लगाया था अभी कि R3 के स्थान पर या R2 के स्थान पर R2 माइनस R1, ये क्या है, संक्रियाएं हैं। आप इन संक्रियाओं को पंक्तियों में भी लगा सकते हैं और स्तंभों में भी लगा सकते हैं, और इन संक्रियाओं का प्रयोग करने का औचित्य यही है कि सारणिक जो अपन ने 10 नियम पढ़े, इनमें से किसी भी एक नियम के अनुसार उस सवाल को परिवर्तन करें, जो सवाल दिया रखा है उसको परिवर्तन करके और उसका हल करने का जो अपना कार्य रहेगा वो इन संक्रियाओं को प्रयोग करना है कि किस सारणिक में से किसको घटाना चाहिए, कौन से सारणिक में किससे गुणा करें जिससे इसका मान आ जाएगा और वो अपने लिए सरल हो जाएगी। सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए क्या हो जाए, सरल हो जाए। ये चीज अपन को सोचनी पड़ेगी, ये कोई फिक्स सूत्र और रटने की चीज नहीं है। तो वहां पर अपन सवाल करेंगे तब समझेंगे। और सारणिकों का गुणनफल ये बचा है, तो अवयव की तरह सारणी का गुणनफल भी होता है, इसमें पंक्तियों से पंक्तियों का और स्तंभों से स्तंभों का गुणनफल होता है। और यहाँ पर जो मान आएंगे उनको अपन दो चीज और है इसमें, इसके बाद में आपको प्रश्न है। एग्जाम्पल आप चाहे धीरे धीरे जो सरल एग्जाम्पल है उनको समझो,
संक्रियाओं का प्रयोग कर रखा है, और संक्रियाओं का प्रयोग इसलिए करते हैं जो 10 नियम अपने सारणिक के पढ़े, इनमें कन्वर्ट करना, उन संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। थैंक यू।